हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विशाल सर। बेटा आज हम अपना 6th लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का। उसमें हम अभी तक सारी चीज़ें बेसिक प्रॉपर्टी, चार्ज, कूलाम्स लॉ, उसकी एप्लीकेशंस। तो आज हम इस 6th लेक्चर के अंदर, ये जो हमारा छठा लेक्चर है, इसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। उसमें हम पढ़ेंगे इसका कंप्लीट डेरिवेशन और इस कूलाम्स लॉ की जो वेक्टर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट किया गया है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इंपॉर्टेंस के साथ साथ इसका हम कहां यूज करेंगे। एक टॉपिक तो हम इसमें ये क्लियर करेंगे, दूसरा टॉपिक हम अप्लाई करेंगे फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस यानी कि दो चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा, डिफरेंट नेचर के होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे। एक दूसरा टॉपिक वो करेंगे और साथ में हम जो हमारी न्यूमेरिकल सीरीज चल रही है, उस न्यूमेरिकल सीरीज के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे कंटिन्यू हम काम करेंगे। क्लियर? तो आज हम स्टार्ट करते हैं। बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। आप उसे एक बार देखिएगा, समझिएगा और पूरा डेरिवेशन जैसे आपको कराया जा रहा है ना, एज इट इज आपको बोर्ड की कॉपी में करना है या अपने पीए ऐसे वगैरह जो होंगे उनके अंदर करना है। इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी नो प्रॉब्लम, इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है? बहुत सिंपल वे में अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन होकर के बैठेंगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स नाउ स्टार्ट करते हैं ऑन द स्क्रीन। तो अब की बार टॉपिक है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ यानी कि कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। यानी कि अभी आप देखें, जो आपने पहले कूलम्स लॉ पढ़ा था वो डायरेक्टली पढ़ा था F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये पढ़ लिया था। या आपने पढ़ लिया था K की जगह लगा दिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बात समझ में आई? ये सब चीजें हो गई। इस तरीके से फोर्स लग चुका है। अब इसी चीज को, फोर्स को मुझे वेक्टर फॉर्म में अप्लाई करना है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिस वजह से हमें ये कूलाम फोर्स जो है वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है। हम इसे जो है यहां पे स्केलर क्वांटिटी की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस पे वेक्टर का साइन होना जरूरी है, वहां पे डायरेक्शन दिखानी जरूरी है। तो लेट्स नाउ आप डायग्राम देखिए। आपके पास दो एक्सिस है, डेरिवेशन यहां से शुरू होता है। तो डेरिवेशन का पहला पॉइंट कि आपको एक्सिस बनानी है। आप हमेशा दो एक्सिस बना लेते हैं, एक हमेशा चलती है प्लस एक्सिस और एक हमेशा चलती है प्लस वाई एक्सिस। बिल्कुल सही बात। एक मेरा ये प्लस वाई एक्सिस है, एक मेरा ये प्लस एक्स एक्सिस है, और दोनों के बीच में यहां ओरिजिन पॉइंट हो गया 0। क्लियर? ओरिजिन पॉइंट क्या हो गया? 0। अब ओरिजिन पॉइंट 0 हो गया। अब मैंने ओरिजिन पॉइंट से सबसे पहले एक चार्ज ले लिया Q1, एक चार्ज ले लिया Q1 और एक चार्ज ले लिया मैंने इस डिस्टेंस पे Q2। मेरे पास दो चार्ज है, Q1 और Q2। ध्यान से समझना बेटा, Q1 और Q2 आपको एक्सिस पे लाई नहीं करने हैं बेटा। कभी आप सोचो कि Q1 को मैं Y पे रख दूं और Q2 को X पे, नहीं। आपको इन दोनों एक्सिस के बीच में Q1 और Q2 को लाई कराना है, और Q1 और Q2 को जब लाई कराते हैं, इन दोनों को बीच की डिस्टेंस से अटैच कर दिया जाएगा। क्लियर? अगर मैं इस Q1 की डिस्टेंस सेंटर ऑफ ओरिजिन पॉइंट से बनाऊं तो ये बन जाता है R1 वेक्टर, क्योंकि वेक्टर फॉर्म है तो मैं डिस्टेंस का वेक्टर फॉर्म लगाऊंगा। अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले Q2 चार्ज का ओरिजिन पॉइंट से अगर मैं लगाऊं तो यहां पर पहुंच जाता है आपका R2 वेक्टर। R2 वेक्टर। इस तरीके से आपके वेक्टर फॉर्म में डायग्राम बनेगा। ये ओरिजिन पॉइंट है, मतलब दोनों चार्ज की जो आपको डिस्टेंस मेजर करनी है वो आपको कहां से लेनी है? ओरिजिन पॉइंट O से। क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, या एक पॉजिटिव भी हो सकता है तो एक हमारा दूसरा नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं ध्यान से देखूं, एक बार ध्यान से समझ लेना कि यहां पे जो है, जब Q1 चार्ज वाली बॉडी
को मैं ए बॉडी मान लूंगा और Q2 चार्ज वाली बॉडी को बी बॉडी मान लूंगा। तो ए बॉडी जब बी बॉडी पे फोर्स लगाएगी, मतलब फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे फोर्स लगाएगी, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका मेरे पास ये आ जाता है F21 वेक्टर। मतलब सेकंड बॉडी पे फोर्स लगाया गया है बेटा फर्स्ट बॉडी के थ्रू। ध्यान से समझ लेना बेटा कि सेकंड बॉडी पे फोर्स लगाया जा रहा है फर्स्ट बॉडी के थ्रू, मतलब ए बॉडी लगा रही है बी बॉडी पे फोर्स, यानी कि सेकंड बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं मैं फर्स्ट बॉडी के थ्रू। तो लगने वाला फोर्स हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस भी आप इसी के अकॉर्डिंग लेंगे, फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो आपकी डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, R21 वेक्टर। कितना हो जाएगा बेटा, R21 वेक्टर, यानी कि R21 वेक्टर। ठीक है, ये भी आप बात समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं बी वाली बॉडी पे फोर्स तो लग गया, तो यानी कि बी बॉडी पे फोर्स लग गया ए बॉडी के थ्रू। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये बी वाली बॉडी ए वाली बॉडी पे फोर्स लगाएगी, बी वाली बॉडी ए वाली बॉडी पे फोर्स लगाने वाली है। जब बी वाली बॉडी यानी कि सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे फोर्स लगाएगी, इसका मतलब मैं यहां पे बना लूंगा F1 = 1/2, यानी कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर, R12 वेक्टर। क्या मेरी बात क्लियर है ना बेटा? यहां तक मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दोनों चार्जों को एक दूसरे पे फोर्स लगाते हुए वहां पे लिख दिया। ठीक है, अब हमें आपको पता है जब इन दोनों की एक यूनिक डायरेक्शन होती है, इन दोनों को लगने की डायरेक्शन है, अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव होते तो रिपल्सिव नेचर में फोर्स लगाते, अगर पॉजिटिव नेचर है तो एक दूसरे को अपोजिट नेचर में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फाइनली जो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेक्टर यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर। जब आप क्लास 11th में आए थे तो 11th का थर्ड चैप्टर जो था मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बाद और प्रोजेक्टाइल के साथ आपको वेक्टर चैप्टर भी पढ़ाया गया होगा। उस वेक्टर चैप्टर में आपको सबसे पहले पढ़ाया होगा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर अगर मैं मानूं n कैप इज इक्वल टू होता है n वेक्टर अपॉन n वेक्टर का मैग्नीट्यूड, n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इसके मैग्नीट्यूड के लिए तो हम r डिस्टेंस ले रहे हैं, r वेक्टर ले रहे हैं, तो इसकी जगह हम यूज करेंगे बेटा r कैप इज इक्वल टू r वेक्टर अपॉन r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है बेटा? अब इसको क्या करूंगा, मैं इसको डायरेक्शन, इन दोनों फोर्सों को डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करूंगा। तो यानी कि मेरा आ जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर, इधर आ जाएगा R कैप, बिल्कुल R कैप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। अब उसके बाद अगर मैं इसको मान लूं F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर, दोनों फोर्स के लिए अप्लाई करूंगा R कैप। अब मुझे कुछ नहीं करना, इन दोनों देन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट देन द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर मैं R कैप की वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो यहां पे मेरा निकल के आया बेटा F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर के बाद जो R कैप है, ये R कैप की जगह क्या रख दूंगा मैं, R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बिल्कुल सही बात। अगर मैं इसी दूसरी इक्वेशन को ले लूंगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर, यहां पे R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहां तक समझ में आया? मतलब इसमें मैंने कुछ नहीं करा, दोनों फोर्स के अंदर मैंने डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए R कैप की वैल्यू को पुट कर दिया। जैसे आप समझ रहे हो ना, n कैप इज इक्वल टू n वेक्टर अपॉन n वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे ही R कैप इज इक्वल टू R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैंने इसमें वैल्यू यानी कि देन द वैल्यू ऑफ R कैप आर पुट द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, और मैंने इसके अंदर ये पुट कर दिया।
पुट करने के बाद, यहां तक तो सब काम कर लोगे डेरिवेशन में। पुट करने के बाद एक ही चीज आपके पास निकल के आई कि ये जो आपकी R12 डिस्टेंस है, जब दोनों चार्ज ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, यानी कि दोनों की सेम डिस्टेंस मानी जा रही है, तो दोनों के बीच में R21 वेक्टर और R21 वेक्टर और R12 वेक्टर। तो देन जब हम दोनों डिस्टेंस को इक्वल मानते हैं, यानी कि ये जो मेरी यहां पे निकला R1 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर, या दोनों चार्जेस के बीच में जब फर्स्ट बॉडी ने सेकंड बॉडी पे फोर्स लगाया तो वहां पे डिस्टेंस है R21 वेक्टर, और इन बी बॉडी ने जब ए बॉडी पे फोर्स लगाया तो वहां पे डिस्टेंस है हमारी R12 वेक्टर। यानी कि इसमें दोनों जो डिस्टेंस है वो दोनों की डिस्टेंस इक्वल है। जब दोनों की डिस्टेंस इक्वल आ रही हैं, इसका मतलब मैं इनकी जगह क्या रख सकता हूं, इनकी डिस्टेंस में R वेक्टर रख सकता हूं। क्लियर? यानी कि R वेक्टर रख सकता हूं। तो फटाफट मुझे क्या करना होगा कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर। R21 वेक्टर की जगह कितना हो जाएगा, R वेक्टर का स्क्वायर, क्योंकि आप क्या समझते हैं कूलॉम्स लॉ में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इधर आपका हो जाएगा R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर? उसके बाद अगर मैं यहां पे F12 वेक्टर की बात करूं तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर का, तो यानी कि कितना यहां भी R वेक्टर का स्क्वायर दूसरी इक्वेशन में, यहां पे R वेक्टर और R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब सॉल्व करते हैं, फाइनली रिजल्ट आपका आने वाला है दोनों इक्वेशन को, क्योंकि आपको इसमें क्या है दोनों इक्वेशन एक साथ सॉल्व करके चलना है बेटा। यानी कि ये जो दोनों इक्वेशन है इनको एक साथ सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करें तो देखिए सबसे पहले कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्लियर है। अब Q1 Q2 मेरे पास है अपॉन, अब R वेक्टर का स्क्वायर यानी कि R का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे R वेक्टर है ही और यहां पे R का R ही आएगा, तो ये इसके साथ बन जाएगा तो R³ हो जाएगा। तो यानी कि यहां पे फाइनली इसका निकल के आएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R³, इधर आ जाएगा R वेक्टर। फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व होके आ गई वेक्टर फॉर्म में। इसी तरीके से आपको सेकंड इक्वेशन भी आपको सॉल्व करना है। F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहां पे रखोगे R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर इन दोनों को भी इस तरीके से सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R³, और यहां पे आ जाएगा R वेक्टर। यानी कि ये वेक्टर फॉर्म है हमारे कूलॉम फोर्स की। यानी कि इसका मतलब अगर हम देखें, यहां से नोट कर लिया होगा आपने कि दोनों फोर्स मेरे निकल के आए कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू फाइनली रिजल्ट में आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R³, और यहां पे आ जाएगा आपका R वेक्टर। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि जो हमारी ए बॉल बी बॉल पे बेटा फोर्स लगा रही थी, जब हमारी जो ए बॉल है वो ए बॉल जब बी बॉल पे फोर्स लगा रही थी वो वेक्टर फॉर्म में कितना लगा रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R³ इंटू R वेक्टर। ठीक, अब क्या करेगी बी बॉल कितना लगाएगी, देन द सेकंड इक्वेशन, यानी कि बी बॉल लगाएगी F, यानी कि F लगाएगी 1 2 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R³ R वेक्टर। यानी कि बी बॉल भी जो है ए बॉल पे कितना फोर्स लगाएगी, वो लगाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R³ इंटू R वेक्टर। यानी कि दोनों के दोनों जो लगने वाले फोर्स हैं बेटा
वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है, बट दोनों की क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों की क्या है बेटा, डायरेक्शन अपोजिट है। और यही आपकी जो है कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है। यानी कि दोनों बॉडी, ये मत सोचना आपकी दो चार्ज ले ले तो इसमें एक ही फोर्स लगेगा। आपको दोनों, फर्स्ट बॉडी पहले बी बॉडी पे लगाएगी, बी बॉडी ए बॉडी पे लगाएगी, दोनों का फोर्स आपको निकाल के दिखाना है। तो इससे मुझे क्या कंक्लूजन निकला, इससे ये कंक्लूजन निकला कि दोनों फोर्स की, सपोज करो F1 फोर्स मेरा इधर की तरफ लग रहा है और F2 फोर्स मेरा इधर की तरफ लग रहा है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट है बट लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है वो मैग्नीट्यूड आपका इक्वल है। देन कंप्लीट वेक्टर फॉर्म में F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R वेक्टर, या दूसरा अगेंस्ट फोर्स जो है F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R वेक्टर। ये आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ है। समझ में आ गया? नोट डाउन कीजिए फटाफटी से। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। वेक्टर फॉर्म आपको सारी क्लियर समझ में आ गई हुई। डेरिवेशन बहुत आसान है बेटा, इसमें कुछ नहीं करना। दोनों फोर्स को नॉर्मल लेकर के आपको दो चार्ज एक्सिस पे शो करने हैं। एक्सिस पे शो करने के बाद ओरिजिन से डिस्टेंस आप R1 वेक्टर R2 वेक्टर ले सकते हैं। फिर आपका वहां से Q1 और Q2 के बीच में, Q1 और Q2 के बीच में आपको फोर्स लगाना है, वहां पे फोर्स लगेगा। अब उन फोर्स का मैग्नीट्यूड देखना है। जैसे ही आप उस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखोगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब R1 आपको देखना है कि आपने किस बॉडी से किस बॉडी पे फोर्स लगाया है, किस बॉडी से किस बॉडी पे फोर्स लगाया, फर्स्ट बॉडी से सेकंड बॉडी पे या सेकंड बॉडी से फर्स्ट बॉडी पे। फिर आप उसमें कुछ नहीं करना, आपको उसकी डायरेक्शन शो करने के लिए आपको वेक्टर का यूनिट वेक्टर यूज करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर आप जानते ही हैं कि यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वो वैल्यू पुट करके आपके जब उससे फोर्स का मैग्नीट्यूड निकला तो वेक्टर फॉर्म में याद रख लेना F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R वेक्टर। दोनों फोर्स लगेंगे, यानी कि दोनों बॉडी पे, ए बी पे लगाएगी, बी ए पे लगाएगी, दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे। बट लेकिन दोनों की नेचर जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी एक दूसरे के। उस आगे चल के हम इसका इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इंपॉर्टेंस इसको समझना है थोड़ा सा। इंपॉर्टेंस वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इंपॉर्टेंस वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, यानी कि कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म की क्या इंपॉर्टेंस है। एक एक इंपॉर्टेंस को समझना है कि इंपॉर्टेंस वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो बेटा सबसे पहली बात देखो, पहली बात मैं आपको बता दूं कि फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यानी कि फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो द कूलम्ब फोर्स रिप्रेजेंट इन वेक्टर फॉर्म। मतलब फोर्स एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि उसमें डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है। इसलिए इस कूलम्ब फोर्स को हमें क्या करना पड़ता है, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला जो आप निकल के आते हैं, F वेक्टर इज इक्वल टू यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 फर्स्ट बॉडी का चार्ज, Q2 सेकंड बॉडी का चार्ज, R क्यूब अपॉन R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यानी कि ये इसका वेक्टर फॉर्म का फोर्स हो जाएगा, ये रिवेक्टर फॉर्म। क्लियर? इस तरह से आप शो कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही है कि एक फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम अपने कूलम्ब फोर्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। दूसरा, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, अगर आपके गिवन चार्ज Q1 एंड Q2 आर सेम इन नेचर, मतलब दोनों की नेचर क्या है, दोनों की नेचर सेम है। इसका जब दोनों की नेचर सेम है तो ध्यान से समझना कि Q1 आपका पॉजिटिव हो सकता है और Q2 भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। या दूसरी बात
Q1 बेटा आपका नेगेटिव होना चाहिए और Q2 भी आपका नेगेटिव होना चाहिए। तो इस वाली सिचुएशन में चाहे दोनों तो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे दोनों नेगेटिव चार्ज हो, इस वाली सिचुएशन में जो Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड है वो 0 से ज्यादा होता है बेटा। Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड जो होता है वो 0 से ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि इन जब सेम नेचर के चार्ज होंगे तो इस वाली सिचुएशन में आपका Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड वो 0 से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब तुमसे मैं बताऊं कि जो हमारे Q1 चार्ज है जो वो Q2 चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो उसकी डायरेक्शन, जैसे आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगेगा F21 वेक्टर, F21 वेक्टर। तो इसके फोर्स की डायरेक्शन इधर के रिपेल करेंगे ना, ये रिपेल एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, तो ये मतलब यहां से दूर जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि इसी डायरेक्शन में चलेंगे बेटा, इसी डायरेक्शन में चलेंगे। तो F21 की डायरेक्शन जो होगी वो R21 की डायरेक्शन के अलाउ होगी। क्लियर? अगर सपोज करो Q1 ने फोर्स लगाया Q2 पर, तो F फोर्स लगेगा 1 2 वेक्टर, यानी कि 1 बॉडी पे फोर्स लगाया है सेकंड बॉडी के थ्रू, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी R12 वेक्टर। मतलब इसके लगने वाले फोर्स की, जो B A पे फोर्स लगाएगी तो इसके लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन भी इधर की तरफ होगी। तो ऐसा नेचर तो ये रिपल्सन नेचर का होगा ना, यानी कि इसका मतलब इससे कंक्लूजन निकल रहा है कि दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इस वाली सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, वो दूर जाने की, यानी कि यहां पे जो लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। यहां पे जो फोर्स लगने वाला है वो बेटा रिपल्सिव फोर्स लगने वाला है। तो समझ में आया? अगर आपका चार्ज सेम नेचर का है, Q1 भी पॉजिटिव Q2 भी पॉजिटिव, या Q1 भी नेगेटिव Q2 भी नेगेटिव, तो इसमें जो है Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड वो 0 से ज्यादा होगा, तो उसमें लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन अपनी डिस्टेंस की डायरेक्शन के सेम होगी। अगर फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे फोर्स लगाएगी, यानी कि F21 वेक्टर की डायरेक्शन भी R21 के अकॉर्डिंग ही होगी। जब B बॉडी A पे लगाएगी तो इसकी डायरेक्शन, यानी कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू R12 वेक्टर, यानी कि ये R12 वेक्टर के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो ऐसी नेचर में देखा कि दोनों फोर्स, एक फोर्स इधर की तरफ जा रहा है, एक फोर्स इधर की तरफ जा रहा है, मतलब रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे इस सिचुएशन में कैसा फोर्स लगने वाला है, रिपल्सिव फोर्स लगने वाला है। क्लियर? नंबर 3 की बात करेंगे। नंबर 3 में एक ही कंक्लूजन है कि जब मैंने दोनों बॉडी पे फोर्स निकाला, यानी कि जब ए बॉडी ने बी बॉडी पे लगाया और बी बॉडी ने क्या करा, ए बॉडी पे लगाया, तो जब मैंने सपोज करो सेकंड बॉडी पे फोर्स लगाया फर्स्ट बॉडी के थ्रू, तो फोर्स निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R फैक्टर। बिल्कुल सही बात है। और जब मैंने क्या किया, जब ये तो मैंने लगा दिया बेटा फर्स्ट इस बॉडी से इस बॉडी पे फोर्स, पर ये बॉडी भी तो इस बॉडी पे लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी सर। तो इसका मतलब यहाँ पे लगाएगी F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R वेक्टर। मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है? इसका मतलब दोनों फोर्स जो है वो इक्वल क्वांटिटी में लगेंगे, इक्वल लगेंगे, क्योंकि चार्ज की क्वांटिटी सेम है, बट उनकी नेचर क्या है, अपोजिट। मतलब जितना फोर्स ए बॉडी बी बॉडी पे लगाएगी उतना ही फोर्स बी बॉडी ए बॉडी पे लगाएगी। अरे ये तो किसको फॉलो कर रही है, एक्शन रिएक्शन फोर्स, यानी कि एक्शन रिएक्शन लॉ, यानी कि न्यूटन के थर्ड लॉ। कह सकता हूं कि हमारा कूलाम जो है, कूलाम का वेक्टर फॉर्म है, वो हमेशा न्यूटन के थर्ड लॉ को संतुष्ट करता है, उसको सेटिस्फाई करता है। मेरी बात समझ में आई? यानी कि आपसे पूछें क्या आपका जो कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है, क्या वो न्यूटन के थर्ड लॉ को सेटिस्फाई करता है? हाँ बिल्कुल करता है, क्योंकि जितना फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे फोर्स लगाएगी उतना ही सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी के फोर्स लगाएगी। और दोनों फोर्स क्वांटिटी में इक्वल होते हैं बट नेचर में अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। यहीं से प्रूव होता है कि हमारा जो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को बेटा सेटिस्फाई करती है।
ठीक है। अब यानी कि इसका मतलब मैं इससे ये कंक्लूजन लिख सकता हूं कि F वेक्टर 21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। आपने एनसीईआरटी में लिखा देखा होगा। क्लियर? यानी कि ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करती है न्यूटन थर्ड लॉ। यानी कि यहां पे लिखता हूं बेटा इसकी लाइन को, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ आर satisfied by the third law of न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, यानी कि एक्शन रिएक्शन लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ। मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से। क्लियर? तो बेटा आज का वेक्टर फॉर्म आपका यहां पे कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए। देन फर्दर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है बेटा, नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया होगा। और सारी एप्लीकेशंस हम क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे जब आपकी न्यूमेरिकल सीरीज चलेगी। न्यूमेरिकल सीरीज तो आज भी चलेगी। कितने क्वेश्चन हो गए थे उसमें? 5 क्वेश्चन हो गए थे। अब इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेक्टर फॉर्म तो तुम्हारा ड्राइव हो गया। वेक्टर फॉर्म तो या तो सीधा 1 नंबर का फॉर्मूला पता होता है कि वेक्टर फॉर्म के अंदर फॉर्मूला क्या लगेगा, और दूसरा यानी कि 5 नंबर का ड्राइव होता है। पूरा आपको वेक्टर फॉर्म में ड्राइव करना होता है। अब सबसे पहले यहां पे देखना, एक टॉपिक है फोर्स एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होगा, किसकी वजह से? मल्टीपल चार्जेस की वजह से। मतलब अगर हम देखें, बेसिकली मेरे पास कोई भी रैंडमली ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे मैंने देखा डिफरेंट टाइप के पॉइंट है। यहां पर ए पॉइंट है, यहां पर बी पॉइंट है, यहां पर सी पॉइंट है, यहां पर डी पॉइंट है, यहां पर ई पॉइंट है। और मैंने ए पॉइंट पे माना Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है, सी पॉइंट पे मैंने Q3 मान लिया, डी पॉइंट पे मैंने Q4 मान लिया, ई पॉइंट पे मैंने Q5 मान लिया। क्लियर? तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो जितने भी फोर्स हैं ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। मतलब ए फोर्स लगा रहा होगा बी पे, बी फोर्स लगा रहा होगा सी पे, सी फोर्स लगा रहा होगा डी पे, डी लगा रहा होगा ई पे, ई लगा रहा होगा बी पे, या ई लगा रहा होगा ए पे। मतलब जितने भी चार्जेस हैं वो एक दूसरे पर क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। मतलब इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाया जा रहा है, यानी कि फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, वो किसकी वजह से किया जा रहा है? मल्टीपल चार्जेस की वजह से। मल्टीपल चार्ज हैं, बहुत सारे चार्ज हैं, सबकी अलग नेचर का भी मुझे पता नहीं है, नहीं नेचर को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि इनमें से कितने पॉजिटिव चार्ज हैं और कितने ही नेगेटिव चार्ज हैं, उसके बारे में नहीं बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले सिर्फ अभी हम एक मान के चलें कि जितने भी मेरे पास चार्ज हैं ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज हैं। Q1 भी पॉजिटिव, Q2 भी पॉजिटिव, Q3 भी पॉजिटिव और Q5 भी पॉजिटिव। तो सारे के सारे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज हैं, तो सारे के सारे एक दूसरे के साथ कैसा फोर्स लगाएंगे? रिपल्सन का फोर्स लगाने वाले हैं बेटा। वो कैसा फोर्स लगाने वाले हैं? रिपल्सन नेचर का फोर्स लगाने वाले हैं। मतलब Q1 Q2 पे लगाएगा तो रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, Q1 इस पे लगाएगा तो रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, Q2 Q3 पे लगाएगा तो रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। इधर बाहर की तरफ सपोज करो Q3 Q2 पे लगाएगा तो रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, Q3 Q4 पे फोर्स लगाएगा तो रिपल्सन नेचर का लगाएगा, पर Q4 Q3 पे लगाएगा तो रिपल्सन नेचर का लगाएगा, Q4 Q5 पे लगाएगा तो रिपल्सन नेचर का लगाएगा, और Q5 Q4 पे लगाएगा तो रिपल्सन नेचर का लगाएगा। मतलब इन चार्जेस की वजह से कितना सारा फोर्स अप्लाई करना होगा, यानी कि ये चार्जेस एक ही बॉडी पे कितना फोर्स लगाएंगे। तो हम उन फोर्स को कैसे निकालेंगे, या उन सभी फोर्सों का नेट मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सबसे बड़ी बात यहां पे आती है।
ठीक है, तो सबसे पहले उसको मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि नेचर ऑफ द चार्ज, नेचर ऑफ द चार्ज, चार्ज की नेचर्स कैसी हैं, कि इनमें से कितने तो पॉजिटिव चार्ज हैं और कितने नेगेटिव चार्ज हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगाएंगे, पॉजिटिव चार्ज के साथ बेटा किस नेचर का फोर्स लगेगा, रिपल्सिव नेचर का लगेगा। अगर नेचर ऑफ चार्ज में आपका नेगेटिव हो गया तो वो भी किस नेचर का चार्ज लगेगा, एट्रैक्टिव नेचर का चार्ज लगेगा। किस नेचर का चार्ज लगेगा, एट्रैक्टिव। एक रिपल्सिव नेचर और एक एट्रैक्टिव नेचर का चार्ज लगने वाला है। इसका मतलब नेचर ऑफ चार्ज जो होनी चाहिए या तो वो रिपल्सिव होनी चाहिए या नेचर ऑफ चार्ज आपका एट्रैक्टिव होना चाहिए। बात क्लियर। अब इसके बाद अगर हम सारी बातें करें, सारी बात करने पे देखें तो हमें इसका नेट फोर्स निकालने पे, सपोज करो मेरे पास नेट निकालने के लिए आपके पास कितने चार्ज हैं, 5 चार्ज है, क्यू चार्ज, बी चार्ज, सी चार्ज, डी चार्ज, ई चार्ज। तो क्यू ए पे लगने वाला फोर्स एफ ए प्लस एफ ए वैक्टर, प्लस बी पे लगने वाला फोर्स एफ बी वैक्टर, प्लस सी पे लगने वाला फोर्स एफ सी वैक्टर, और डी पे लगने वाला फोर्स एफ डी वैक्टर, और ई पे लगने वाला फोर्स एफ ई वैक्टर। तो उसने इसमें क्या कह दिया है कि हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल चार्जेस के थ्रू फोर्स लगाते हैं तो उस पे जो फोर्स लगेगा बेटा, उस पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा सभी अलग अलग चार्जेस के थ्रू लगने वाले फोर्स के ऐड के इक्वल होगा। नहीं समझे मेरे पास यार, किसी भी बच्चों देखो इस ऑब्जेक्ट के अंदर 5 पॉइंट है और 5 पॉइंट पे मैंने चार्ज दे दिया ए बी सी डी ई। ए पे लगने वाला चार्ज Q1 है, B पे लगने वाला चार्ज Q2 है, C पे लगने वाला Q3 है, D पे लगने वाला Q4 है और E पे लगने वाला Q5 है। तो Q1 भी फोर्स लगाएगा, Q2 भी फोर्स लगाएगा, Q3 भी फोर्स लगाएगा, Q4 भी फोर्स लगाएगा और Q5 भी फोर्स लगाएगा। मतलब सभी के सभी क्या लगाने वाले हैं, फोर्स लगाने वाले हैं। जब सभी के सभी फोर्स लगा रहे हैं तो अब ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस बॉडी पे टोटल नेट चार्ज कितना होगा, ठीक है ना। तो ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते, ए का अलग निकालो, बी का अलग निकालो, सी का अलग निकालो, डी का अलग निकालो, एफ का अलग निकालो। इसमें क्या करना है कि इस पे अप्लाई होने वाले जितने भी चार्जेस हैं उन पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उनको सब एक साथ आप ऐड कर देना, तो आपका इस बॉडी पे नेट फोर्स निकल करके आ जाएगा। इस बॉडी पे क्या निकल करके आ जाएगा बेटा, नेट फोर्स निकल करके आ जाएगा। बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर सपोज करो मेरे पास कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट है और इस दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास 4 चार्जेस हैं, ये स्क्वायर बॉक्स हो गया। अब यहाँ पे सपोज करो मेरे पास ए पॉइंट है, यहाँ पे मेरे पास बी पॉइंट है, यहाँ पे मेरे पास सी पॉइंट है और यहाँ पे मेरे पास डी पॉइंट है। A1 पे जो है वो मैंने Q1 चार्ज रख दिया, B1 पे मेरा Q2 चार्ज रख दिया, C पर मेरा Q3 चार्ज रख दिया और D पे मेरा Q4 चार्ज रख दिया। तो सपोज करो बी जो ए पे फोर्स लगाएगा इधर लग जाएगा F1 फोर्स लग जाएगा, ए इस पे लगाएगा तो मैंने इस पे F2 फोर्स मान लिया। सपोज करो बी इस पे लगाएगा तो मैंने इस पे F3 मान लिया, ठीक है। सी डी पे लगाएगा तो मैंने F4 मान लिया। पर लेकिन अब इसका मैं F नेट कैसे निकालूंगा, इसका F नेट कैसे निकलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना। F नेट निकालने के लिए F नेट इज इक्वल टू सीधा F1 वैक्टर प्लस F2 वैक्टर प्लस F3 वैक्टर प्लस F4 वैक्टर, और मतलब जितने फोर्स हैं, अगर सपोज करो आपके किसी ऑब्जेक्ट पे n फोर्स लग रहे हैं तो W यहाँ पे Fn वैक्टर फोर्स, यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे इस तरीके से जा करके फोर्स निकाल सकते हैं। अगर किसी भी बॉडी पे मल्टीपल चार्जेस के थ्रू फोर्स लगाया जा रहा है तो उस पर नेट फोर्स जो है सभी फोर्सों के सम के इक्वल होगा। सबसे पहले नोट कीजिए आप इसे। तो बेटा इसको जब मैंने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जा रहा है डिफरेंट चार्जेस के थ्रू, ए पे लगाया F1 Q2, बी पॉइंट पे Q2 चार्जेस जिसकी वजह से लगा F2, सपोज करो हमारे पास n चार्जेस है, तो जितने भी चार्ज उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे फोर्स लगाएंगे। तो उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा वो टोटल फोर्स डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस के थ्रू लगने वाले फोर्स के ऐड के इक्वल होगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि उस ऑब्जेक्ट पे, जिस ऑब्जेक्ट पे बहुत
बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं, उस ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स जो होगा वो उस ऑब्जेक्ट पे प्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस के ऐड के इक्वल होगा। मतलब आप वो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस जो फोर्स लगा रहे हैं ना, उन फोर्स का ऐड कर दीजिए, उसके सारा उस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स निकल करके आ जाएगा। और इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसी प्रिंसिपल को बेटा क्या बोलते हैं? इसी प्रिंसिपल को बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब सबसे पहले मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक आपसे बताता हूं कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक आपको हेल्प करने में, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में डायरेक्टली मदद करेगी। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो नीट, आईआईटी, जेईई मेंस तक में अपना एंट्रेंस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो देखो, सबसे पहले हमारा आ गया थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब है कि दो फोर्स मेरे एक दूसरे से 0 डिग्री के एंगल पर है। तो मैंने मान लिया, सपोज कर F1 फोर्स मेरा इधर लग रहा है, F2 फोर्स हमारा इधर की तरफ लग रहा है, यानी कि दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 0 डिग्री का। तो इसके लिए सीधा फोर्स निकल जाएगा F नेट इज इक्वल टू कितना? F1 प्लस F2। सीधा लगा देना आप, F1 प्लस F2। क्लियर? अगर मैंने देखा कि मेरे पास अगर दोनों फोर्स एक दूसरे से 45 डिग्री के एंगल पर लगे हुए हैं, सपोज करो एक फोर्स मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, इसको मैंने मान लिया F1 फोर्स, और एक मेरा दूसरा फोर्स निकल गया यहाँ पे मेरा F2 फोर्स। तो मैंने देखा कि दोनों के दोनों फोर्स मेरे कितने डिग्री के एंगल पर है? 45 डिग्री के एंगल पर है। दोनों फोर्स एक दूसरे से 45 डिग्री के एंगल पे लाई करते हैं। तो इसका मतलब है इसका जो F नेट आ जाएगा वो आ जाएगा F1 ले लो या F2 ले लो, दोनों फोर्स, यानी कि इसमें आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2। यानी कि इसको मैं F नेट बोल सकता हूं। फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लगाना है, यानी कि 1 प्लस 1 बाई रूट 2, 1 प्लस 1 बाई रूट 2 इंटू F। इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा 45 डिग्री के एंगल पर। क्लियर? अगर दोनों फोर्स मेरे 90 डिग्री के एंगल पर है, यानी कि दो फोर्स मेरे 90 डिग्री के एंगल पर आ रहे हैं, मतलब एक फोर्स तो मेरा इस डायरेक्शन में लग रहा है F2 फोर्स, और एक फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में लग रहा है F1 फोर्स, और दोनों के दोनों जो हैं वो मेरे 90 डिग्री के एंगल पर हैं। तो 90 डिग्री के एंगल पे लगने वाला जो F नेट होगा, 90 डिग्री पे लगने वाला F नेट वो हो जाएगा अंडर रूट 2F, अंडर रूट 2F। यानी कि सीधा सीधा आपको फॉर्मूले लगाने हैं बेटा। देखो, ये रहा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की शॉर्ट ट्रिक। यानी कि अगर मैंने क्या बताया, अगर दोनों फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि F1 और F2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उसका जो F नेट निकल जाएगा F नेट इज इक्वल टू अंडर रूट 2F। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं, अगर दोनों फोर्स एक दूसरे से मेरे 120 डिग्री के एंगल पर हैं, तो 120 डिग्री के एंगल पर, यानी कि इसका मतलब आपने देखा कि एक फोर्स तो मेरा F1 इस डायरेक्शन में लग जाएगा और एक फोर्स मेरा डायरेक्शन F2 इस डायरेक्शन में लग जाएगा, और दोनों के बीच में 120 डिग्री एंगल का बन जाएगा। यानी कि दोनों फोर्सेस के बीच में बेटा 120 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसके अंदर जो हम F नेट निकालेंगे वो F नेट निकालेंगे हम F के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो 5 ट्रिक आपको बता दी कि जब थीटा बराबर 0 हो तो दोनों को ऐड कर दीजिए, जब थीटा बराबर 45 पे आपको फोर्स दिख रहे हो तो F नेट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई रूट 2 इंटू F। जब थर्ड आपका एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो F नेट इज इक्वल टू अंडर रूट 2F। ठीक है? अगर जो एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर हो तो F नेट इज इक्वल टू F। सीधी बात, अगर सपोज करो एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पर हो तो F नेट इज इक्वल टू जो भी अपोजिट डायरेक्शन में F1 माइनस F2। क्लियर? ये शॉर्ट ट्रिक होती हैं, और यही शॉर्ट ट्रिक आपको एनसीईआरटी के बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। आप जब भी मैं क्वेश्चन करूंगा ना, मैं दोनों तरीके से कराऊंगा, लेंथी तरीके से और शॉर्ट ट्रिक से। आप देखना कि बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है? और इस शॉर्ट ट्रिक को ये नहीं कि डायरेक्ट लगा दो, बस थोड़ा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट लगाना है और उसके बाद ये शॉर्ट ट्रिक लगा देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों? अगर आप इस तरह का फुली कंसेप्ट को लगा करके सॉल्व करोगे तो आपका 95% आपकी कैलकुलेशन गलत आएगी बेटा इसको सॉल्व करने में। ये आपका जो फाइनली आंसर आने वाला है ना, उस फाइनली आंसर को एक्यूरेट लाके रखेगा आपके पास। तो ये वहां काम आती है, और कंपटीशन लेवल में तो काम आती है। जब आप कोई भी नीट का, आईआईटी, जेईई का एग्जाम देंगे तो उसमें तो ये सारी चीजें काम आती हैं बेटा, शॉर्ट ट्रिक। तो ये था आज का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है? आज की क्लास को हम यहीं ऑफ करते हैं,
और नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर के आएंगे, अब हमारे पास कूलम्ब्स लॉ बेसिक कुछ भी नहीं बचा। नेक्स्ट टॉपिक तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा, बट उससे पहले मैं एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले न्यूमेरिकल सीरीज और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और असर्शन रीजन, इनकी 2 क्लास अटेंड कराऊंगा मैं। तो सबसे नेक्स्ट क्लास जो होगी वो न्यूमेरिकल सीरीज की होगी। ठीक है बेटा, आज आपकी क्लास आपको समझ में आई होगी। जो भी अगर कोई भी डाउट हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, और आपको ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ बहुत अच्छे से ड्राइव करना है, उसके बाद ये टॉपिक है। ओके बेटा, चलते हैं आज के लिए, बाय।